नमस्कार दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू द सीयूटी पीजी जेएनयू प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे, डिजास्टर स्टडीज का जो पेपर हुआ था पिछली बार 6 जून को, उसको अगर आगे हम कैरी फॉरवर्ड करें तो क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करना है अपन को। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, जो कि उसके आंसर से डिटेल एक्सप्लेनेशन थे, वो सब बताई। और इसी तरह हम आगे ये पेपर सोल्व करते चले जाएंगे। और बच्चे मेरे से पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। पीडीएफ में मैं खुद इस पे काम करता हूँ, कंटेंट ढूंढता हूँ आपके लिए, फिर आपको बताता हूँ, आपके लिए लेके आता हूँ। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि मेरा खुद का भी टाइम मैनेजमेंट थोड़ा भी गड़बड़ ही चल रहा है, क्योंकि मेरे खुद के थीसिस का काम है, सबमिशन का, वो भी है ट्रैक पर, और भी बहुत सारे वर्कलोड, तो उसकी वजह से मैनेज नहीं हो पा रहा थोड़ा। तो मैं आपके लिए जो भी हो सकता है वो करूँगा अच्छे से। आप किसी भी बात की टेंशन ना ले, और बस मेरे को बता दें कि आपको ये करना है। सब मैं एकदम सिक्वेंशियली करता जाऊँगा। हम और भी बता दूँ मैं आपको, पहले हम पीवाईक्यू करेंगे, फिर उसके बाद मैं सैम्पल पेपर पे भी आऊँगा। हम एमसीक्यू के थ्रू ही पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिजास्टर स्टडीज, और आपको जेन्यू में ला के छोड़ूंगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। जेन्यू में पक्का आप सीट लोगे, श्योर हूँ। उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ पीछे। तो शुरू करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 42 था, क्या पूछा है देखिए, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। Which natural hazard caused the most deaths worldwide according to the Global Risk Index? Sorry, Global Risk Index के अकॉर्डिंग नेचुरल हजार्ड कॉजेज द मोस्ट डेथ्स वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो मौतें होती है, डेथ्स होती है, किसकी वजह से होती है, कौन से नेचुरल हजार्ड की वजह से होती है? तो इसका आंसर है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ध्यान रखना, अर्थक्वेक से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है। फ्लड्स भी है, लेकिन फ्लड से डेथ्स से ज़्यादा होती है माइग्रेशन होता है, वो ज़्यादा होता है। कोई भी एक पॉपुलेशन का किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो माइग्रेशन होता है, वो ज़्यादा होता है फ्लड में। जबकि अर्थक्वेक में ऐसा होता है कि एक तो आप अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते, तो हाथों हाथ जो भी ट्रेजेडी या डिजास्टर होना होता है ऑन द स्पॉट होता है, और लोगों की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है, बहुत सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के नीचे दबकर। तो इसका आंसर होगा आपके अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज रिस्क। रिस्क का पूछा है, रिस्क क्या है? तो रिस्क आपका क्या होता है? रिस्क इज प्रिसाइजली डिफाइंड बाय द यूएन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिजेक्शन। जो यूएन का आईएसडीआर प्रोग्राम है, वो क्या बोलता है, डिफाइन करता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज और एक्सपेक्टेड लॉसेज। जो भी कोई किसी भी चीज़ के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट अगर काफ़ी हार्मफुल है, उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ही रिस्क होती है। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें डेथ्स हो सकती है, इंजरीज हो सकती है, प्रॉपर्टीज लॉस, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है, एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शंस बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस हजार्ड इन वनरेबल कंडीशंस। और ह्यूमन इंड्यूस हजार्ड होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन के थ्रू रिस्क लगभग पनप जाती है। आप जानते हो रिस्क, किसी भी काम को करने में रिस्क है। आप जैसे एग्जाम की तैयारी करो, उसमें भी रिस्क है, क्योंकि क्या पता आपका हो या ना हो, लेकिन हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज रिस्क द, तो पढ़िए ऑप्शन क्या है, द पोटेंशियल हार्म और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेंट। ये आपके इसका आंसर पोटेंशियल हार्म, लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेंट, ठीक है, फ्रॉम एन रेजिलियंस ऑफ सिस्टम और पॉपुलेशंस, ठीक है।
अब रिस्क का एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा। रिस्क क्या होता है कि रिस्क इज हजार्ड मल्टीप्लाई बाई द वनबिलिटी। किसी भी जगह का हजार्ड होता है उसको वनबिलिटी से मल्टीप्लाई करने पर रिस्क आता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। सम डिसिप्लिन्स ऑल्सो इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एक्सपोजर टू रेफर पर्टिकुलर टू द फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ वनबिलिटी। बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं जिसमें क्या करते हैं, जो एक्सपोजर का कंसेप्ट होता है टू रेफर पर्टिकुलर टू द फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ वनरेबिलिटी का फिजिकल एक्सेप्ट भी उसमें रेफर करते हैं। तो ध्यान रखना आप रिस्क के बारे में। रिस्क क्या हो गया, जो भी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट में होने की होती है आपकी रिस्क। ठीक है, डेफिनेशन याद रखना, वापस पूछ सकते हैं इसी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 टू 30। ये पूछा आपको कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, सेंडाई फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 3, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये था यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हुआ था सेंडाई में, जापान में। अब इसके बारे में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल डिजास्टर का जो भी पेपर होता है किसी भी फील्ड में, कहीं पर भी, चाहे आपके एमएससी एंट्रेंस हो या डिजास्टर जो मिनिस्ट्रीज में वैकेंसीज होती है उनमें हर टाइम ये क्वेश्चन आता है। सेंडाई फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है सारी पढ़ना, बारी बारी रिवाइज करना। तो क्या बोल रहा है ये कि सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 वाज एडॉप्टेड एट द थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन सेंडाई ऑन मार्च 18 2015। मार्च में हुई थी, उसमें इसको अडोप्ट किया गया था। द फॉरवर्ड टू द सेंडाई फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्स इट एज द सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट टू द हुबेई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एचएफए 2005 से 15, जिसका क्या था, बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज टू डिजास्टर। अब जो आपके सेंडाई फ्रेमवर्क था उससे पहले क्या चलता था, हुबेई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एचएफए, ये था। इसका सक्सेसर ही क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क है। ये दोनों जैसे आपके पहले था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, उसके बाद में क्या आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए। तो ये जो सक्सेशन ये हुआ ना, ऐसे ही पहले आपकी कौन सा चलता था, एचएफए चलता था, उसके बाद में आपका आ गया सेंडाई फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क था उसको हटा के सेंडाई फ्रेमवर्क आ गया। अब सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 तो प्रायोरिटीज है और 7 है टारगेट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है आपको कितनी प्रायोरिटीज कितने टारगेट्स है, ऑप्शन में देकर डायरेक्टली पूछ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता, इजीली बन सकता है अंडर द सेंडाई फ्रेमवर्क। तो 4 प्रायोरिटीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, डिजास्टर का जो भी रिस्क है उसको अंडरस्टैंड करना, स्ट्रेंथन करना डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना। फिर इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, रेजिलियंस के लिए इन्वेस्ट करना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। फिर एनहांस करना डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड टू बिल्ड बेल्ट बैक बेटर। ये जो प्रिंसिपल है इसका, बिल्ड बैक बेटर, BBB ट्रिपल बी, इन रिकवरी रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। इन तीनों एस्पेक्ट्स में जो ये बिल्ड बैक बेटर का प्रिंसिपल है उसको एनहांस करना, अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट की जो स्टेजेस होती है उनमें। और 7 इसके जो ग्लोबल टारगेट्स है वो क्या क्या है, 7 ग्लोबल टारगेट्स को ऐसे अलग अलग सेगमेंट में याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। एक तो है कम क्या करना है, एक है बढ़ाना क्या है। अब कम क्या करना है, हमको जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर, उसको कम करना है, जो भी ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका। तो उसको एवरेज है जो 20 से 30 का, उसको कम करना है हमको 2005 से 15 जो एवरेज था उससे। तो मोर्टेलिटी को करना कम। फिर जो अफेक्टेड पीपल होते हैं, डिजास्टर से जो अफेक्शन होता है, ज़्यादा लोग अगर प्रभावित होंगे तो नुकसान भी ज़्यादा लोगों का होगा। तो जो अफेक्शन है उसको कम करना ग्लोबल पॉपुलेशंस में। फिर इकोनॉमिक लॉस को कम करना, इकोनॉमिक लॉस भी काफ़ी बड़ा लॉस होता है। फिर डैमेज टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द बेसिक सर्विस, जो भी डैमेज हो रहा है अलग अलग सर्विसेज को, जो भी बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो ड्यू टू डिजास्टर डैमेज होता है, तो उस डैमेज को कम करने के लिए
आप क्या करोगे, उससे डिजास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग्स बनाओगे, जो जैसे कोई अर्थक्वेक प्रूफ है, काफ़ी हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि जो रिस्क होता है वो कम किया जा सके, ताकि डैमेज होने का खतरा भी कम हो। ये हो गए आपके 4 जिनको कम करना है। और इंक्रीज क्या करना है, इंक्रीज करना है कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी 2020। तो जो कंट्रीज है उनका नंबर बढ़ाना है, नेशनल और लोकल डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटजी। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, जो भी जितनी ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा फायदा होता है एक दूसरे का टू डेवलपिंग कंट्रीज। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड डिजास्टर रिस्क इंफॉर्मेशन एंड असेसमेंट। अब क्या होता है, एक तो अवेलेबिलिटी और एक्सेस टू द अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे कोई कंट्री ए है, कंट्री बी है। अब जैसे बी थोड़ी लोअर लेवल की कंट्री है, जबकि ये थोड़ी हाई लेवल की कंट्री है जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। अगर इसके पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है, या फिर कोई जैसे कोई छोटा मोटा अर्थक्वेक है या सेस्मोलॉजिकल सेंटर्स है इसके पास, जबकि बी के पास नहीं है, या फिर हर चीज़ को डिटेक्ट करने की लगभग डिटेक्ट तो कर ही सकता है, तो अगर उसकी टेक्नोलॉजी अगर इसके पास है तो ए को ये मस्ट है कि वो बी के साथ ये इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करे और उसको एक्सेस दे इस डाटा का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बी के लिए भी और ए के लिए भी। इससे कोऑपरेशन भी बढ़ती है और कंट्रीज दोनों साथ मिलकर डिजास्टर के फील्ड में आगे काम करती है। तो ये हो गए आपके 7 टारगेट्स। याद रखना आप क्या क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल affected by disaster and increase the resilience and adaptive capacity of community to disaster। इसमें क्या पूछा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या एम करता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल कम करना अफेक्टेड बाय द डिजास्टर एंड इंक्रीज द रेजिलियंस एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटीज टू डिजास्टर। तो इसका आंसर आपके गोल नंबर 13। गोल नंबर 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शंस। क्लाइमेट एक्शन का गोल है, ये गोल क्यों है यहाँ पर, टेकिंग अर्जेंट एक्शन टू टेकल क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। फिर climate change is caused by the human activities and threatening the way we live in the future of our planet. By addressing climate change we can build a sustainable world for everyone, but we need to act now। act now क्या है कि हम क्लाइमेट चेंज पर जो भी हो उस पर एक्शन लेना काफ़ी ज़रूरी सा हो गया है। हम जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ अगर हम करते रहेंगे तो हो सकता है इसका सॉल्यूशन नहीं तो कम से कम रोक तो सकते ही ग्लोबल वार्मिंग को, इशू क्लाइमेट चेंज का इशू। तो इस टारगेट में बात की गई है इसकी। अब जो ये टारगेट है, गोल है, उसमें 3 टारगेट्स हैं। कौन कौन से, 13.1 है स्ट्रेंथन करना रेजिलियंस एंड एडेप्टिव कैपेसिटी टू क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड। रेजिलियंस एंड एडेप्टिव कैपेसिटी टू क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड एंड नेचुरल डिजास्टर इन ऑल कंट्री। इन ऑल कंट्री, पूरी पूरी कंट्री के अंदर रेजिलियंस एंड एडेप्टिव कैपेसिटी टू क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड। फिर 13.2 गोल कौन सा है, इंटीग्रेटेड करना। क्या करना, इंटीग्रेटेड क्लाइमेट चेंज मेजर्स इनटू नेशनल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी प्लानिंग। जो भी क्लाइमेट चेंज है उनके उसके इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए सारी सारी पॉलिसी डिजाइन करना और प्लान को प्रिपेयर करना। फिर 13.3 है इम्प्रूव करना एजुकेशन अवेयरनेस रेजिंग एंड ह्यूमंस इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन इम्पैक्ट रिडक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये सारा याद रखना आप। अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एजुकेशन के थ्रू। तो ये इसका तीसरा टारगेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा पेंडेमिक है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन द वर्ल्ड। याद रखें कौन सा पेंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी दुनिया में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स है ये, इसमें ध्यान रखिए आप। तो इसका आंसर है आपके स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू ऑप्शन नंबर 2।
तो हम एक एक करके सारे के सारे डिजास्टर देख लेते हैं जो बायोलॉजिकल पेंडेमिक है, एपिडेमिक्स जो भी हुई है। सबसे पहले आपके स्पेनिश फ्लू। तो स्पेनिश फ्लू ड्यू टू द इन्फ्लुएंजा वायरस से हुआ था। इन्फ्लुएंजा ए वायरस, H1N1 वायरस भी बोलते हैं इसको, याद रखना अपना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फिर इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी बोलते हैं इसको। इसका डेथ टोल कितना था? लगभग 17 मिलियन से 100 मिलियन के बीच में लोग मरे थे, और ये ज़्यादातर इसने अफेक्ट किया था यूरोप को। मेजरली यूरोप की लगभग आधी आबादी खा गया था ये, इतना खतरनाक पेंडेमिक था। फिर इसकी टाइम पीरियड क्या था? 1918 से 1920 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम था, उसके आसपास ये डिजीज फैली थी लगभग यूरोप के रीजन्स में। वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक था, बाद में धीरे धीरे ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर फैल गया था। फिर HIV के बारे में देखते हैं। HIV एड्स एपिडेमिक है एक तरह का, इसमें डेथ टोल क्या था? ओवरऑल अभी तक, आज तक लगभग 43 मिलियन लोग इससे मर चुके हैं, एड्स से। इसका टाइम पीरियड क्या है? ऑन गोइंग सिंस 1981 से अभी तक चल रहा है। HIV आपको पता है, HIV किसकी वजह से होता है? जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है एक तरह की। HIV क्या है? वायरस है, और इसकी वजह से होता है जो रोग होता है एड्स, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम है बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और रिस्पॉन्स ही नहीं करता, जिससे आप धीरे धीरे, कोई भी पेशेंट होता है उसको धीरे धीरे एक एक करके छोटी छोटी बीमारियां लगती जाती है, और उसका इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जरा सा भी नहीं बचता, और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। ये होता है आपके HIV में। काफ़ी डेडली डिजीज है, डिजीज क्या मानो, सही है। ये होता है आपके मल्टीपल सेक्सुअल इंटरेक्शंस के थ्रू, और इसका भी ग्लोबल इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड लेवल पर था। थर्ड आपका इबोला वायरस है डिजीज, EBD बोलते हैं इसको, ऑल्सो नॉन एज इबोला। 2014 से 2016 के बीच में वेस्ट अफ्रीका एपिडेमिक्स है। ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक 28,616 केसेज आए थे EBD के, वो रिपोर्टेड इन द गुयाना, लाइबेरिया एंड सियरा लियोन। ये 3 कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, जो वेस्ट साइड में है, जो आपके अफ्रीका का ये रीजन है। ये रहा आपका अफ्रीका, तो इस वाले एरिया में ये इबोला वाली डिजीज फैली थी काफ़ी। फिर रिजल्टिंग इन द 11,310 डेथ, एक केस फर्टिलिटी रेट ऑफ 40%। इतने केस आए थे, उनमें से 11,000 लोगों की डेथ हो गई थी। अब फोर्थ है HIV एड्स एपिडेमिक है, ये मैंने बता दिया आपको, मैंने वापस लिख दिया था, सॉरी इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 47, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द हेल्थ इश्यूज दैट मे अराइज इन द आफ्टरमाथ ऑफ ए डिजास्टर? कौन सा हेल्थ इशू है जो डिजास्टर के बाद में पनपता है? तो ये आपका होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। PTSD होता है। इसके बारे में देखें तो इसको डिस्क्राइब किया गया है आपके अमेरिकन साइकियाट्रिक्स एसोसिएशन है, APA। वो पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर है उसको डेफिनेशंस क्या है कि द एंजाइटी डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंटेंस हॉरर, नंबर वन। फिर फियर, डर रहता है। हेल्पलेसनेस, कोई मदद के लिए नहीं है। रिस्पॉन्स टू वेरी ट्रॉमेटिक इवेंट्स सच एज मिलिट्री कॉम्बैट, इसके किसकी वजह से हो सकता है? या कोई मिलिट्री कॉम्बैट हो गया, वायलेंट पर्सनल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट। फिर सीवर व्हीकल एक्सीडेंट। फिर नेचुरल डिजास्टर्स बेरिंग विटनेस टू द असॉल्ट, सीवर व्हीकल एक्सीडेंट, natural disasters bearing witness to the assault and serious injury to another person, or hearing about serious harm or death to a close relative or friend, किसी बहुत ही क्लोज की डेथ हो जाना, उसकी वजह से कोई सदमे में चला जाता है, मेनली इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं सदमा लग जाना। ये होता है आपका PTSD। तो ये डेफिनेशन है किसके अकॉर्डिंग? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग। और इसको और भी क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स हेल्थ कंडीशन है दैट कैन डेवलप इन रेस्पॉन्स टू ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के रेस्पॉन्स में जो हो
हेल्थ कंडीशन डेवलप होती है वो आपके होती है PTSD, ए लाइफ थ्रेटनिंग एंड एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन दैट कॉज ए पर्सनल टू फील इंटेंस फियर, हॉरर एंड सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। इसमें लोग, जो भी पेशेंट होता है वो अपने आप को काफ़ी लोनली फील कर रहा था। ये मैं आपका इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द जेएस इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कौन सा एप्लीकेशन है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में जेएस का? जेएस का हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, एक क्वेश्चन था जिसमें जेएस का कंपोनेंट पूछा था। अलग अलग टाइप के कंपोनेंट होते हैं, तो देखिए हजार्ड सोल्यूशन जो एप्लीकेशन है वो आपकी डिजास्टर में यूज है जीएस का, जिसकी तरफ से हेल्प से अपन जोनिंग कर सकते हैं, जोनिंग या मैपिंग, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम आइडेंटिफाई जोन्स, जो भी किसी भी डिजास्टर के लिए प्रोन्स है या फिर ज़्यादा वनरेबल है, तो विद द हेल्प ऑफ जेएस मैप्स वी कैन आइडेंटिफाई देम। तो JS facilitates this task by the providing information about the hazard zoning, incident mapping, natural resources, critical infrastructures at risk। साइट होती है वहाँ पर। तो ये हो गया। और इसका ये तो है नहीं डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, ये तो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट की जो स्टेजेस होती है उनका है। कैपेसिटी डेवलपमेंट ये भी नहीं इसका आंसर, तो इसका आंसर हो गया आपका हजार्ड इवैल्यूएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ लैंड यूज जोनिंग? लैंड यूज जोनिंग का प्राइमरी गोल क्या है? तो इसमें जो मैंने बताया था अभी, जोनिंग करते हैं या प्लानिंग करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि द प्रमोट डेवलपमेंट इन ऑल एरिया। उसकी वजह से क्या होता है, ये इसका आंसर है प्राइमरी गोल, कि अगर किसी भी एरिया में अगर हम जोनिंग कर दें वहाँ पर कि कोई भी एरिया है वो अर्थक्वेक प्रोन जोन है। अब पूरा का पूरा एरिया तो नहीं है, अगर मान लो उस एरिया का ये वाला रीजन है, जो इधर वाला राइट साइड वाला, ये ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो अगर हमको मैपिंग के थ्रू अगर ये पता चल जाएगा कि इस जोन में अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मे भी अगर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो, मैं ये एरिया कोई छोटा नहीं, मैं काफ़ी लार्ज स्केल या एरिया पे बात कर रहा हूँ, या पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट मान लो, तो कोई डिस्ट्रिक्ट है या फिर कोई टाउन है, तो उसके इस रीजन में अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हम कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा तो उसको हम इस साइड के रीजन में सेटअप करेंगे, ताकि वो जो अर्थक्वेक प्रोन साइड्स है उससे काफ़ी डिस्टेंस पर है। तो उसके थ्रू क्या होता है, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ लैंड यूज जोनिंग या प्लानिंग। तो ये होता है इसका प्राइमरी गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग बिल्डिंग कोड्स इन लैंड यूज प्लानिंग। अब बेसिक पर्पस क्या है इम्प्लीमेंट करने का, क्या बिल्डिंग कोड्स को इन लैंड यूज प्लानिंग? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह पिछला क्वेश्चन भी लैंड यूज प्लानिंग टॉपिक से भी था, देखिए आप वापस से रिपीट हुआ है, तो करते हैं इसको। बिल्डिंग कोड्स आर स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टू इंश्योर ए मिनिमम लेवल ऑफ सेफ्टी फॉर द ऑक्यूपेंट्स। कोई भी ऑक्यूपेंट्स होता है तो बिल्डिंग का जो भी कोड्स होता है, अगर उसको कोड दे दिया है तो वो एक तरह का स्टैंडर्ड या गाइडलाइन होती है, किसके लिए? कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जो भी बिल्डिंग्स होती है, जिसमें आपकी मिनिमम सेफ्टी लेवल इतना भी होना चाहिए कि भाई कोई बिल्डिंग है उसको अलग अलग कोड दे दिया, किसी को ए दे दिया, किसी को बी दे दिया, फिर वो आगे जाके अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं कि भाई XYZ जो भी बिल्डिंग है उसमें सेफ्टी का लेवल इतना है, इतना नहीं है, उसे पता चल जाता है। तो बिल्डिंग कोड्स ये होते हैं। फिर एन अप्रोप्रिएट बिल्डिंग कोड इनकॉर्पोरेट्स ए थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोर्सेस दैट नेचुरल हजार्ड इम्पोज ऑन द एरिया नॉन बाय द कोड। ओके, वो थोरो अंडरस्टैंडिंग देता है किसकी?
नेचुरल हैजार्ड की इम्पोजिशन की। फिर बिल्डिंग कोड्स आर ओनली वन ऑफ द टूल फॉर इंक्रीजिंग द रेजिलियंस ऑफ द बिल्डअप एनवायरनमेंट इन द फेस ऑफ नेचुरल हैजार्ड। कोई भी नेचुरल हैजार्ड है उसके सामने अगर रेजिलियंस बढ़ानी है तो उसका वन ऑफ द ओनली टूल है बिल्डिंग कोडिंग कर दो आप। फिर लैंड यूज प्लानिंग, इमरजेंसी मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसीज प्लेज सिग्निफिकेंट रोल एज वेल। ये भी अलग अलग मेथड्स हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज कैन बी अचीव थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव हजार्ड मिटिगेशन प्लान। इन सभी चीज़ों का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू आता है? कॉम्प्रिहेंसिव हजार्ड मिटिगेशन प्लानिंग के थ्रू आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? द ensure a building are constructed in a way that reduce their vulnerability to नेचुरल डिजास्टर। वनरेबिलिटी है इसके थ्रू ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इमरजेंसी मेडिकल ट्रायल्स? ये पर्पस पूछा आपको, इमरजेंसी मेडिकल ट्रायल्स। अब आपको ये तो पता है इमरजेंसी मेडिकल क्या होता है, अब आप जान लिए कि ट्रायल्स क्या होता है। ट्रायल्स काफ़ी नई टर्म है, मैं सुना भी नहीं होगा शायद नाम, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ट्रायल्स क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई एक हॉस्पिटल है तो वहाँ पर अगर पेशेंट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है और सबको इलाज करना है, सबका इलाज करना है, तो पहले हम उनको फ़िल्टर आउट कर देंगे। फ़िल्टर आउट कर देंगे कौन से मरीज़ों को ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है, तो सबसे पहले उनका इलाज किया जाता है। और ऐसा ही प्रोसीजर है आपके ट्रायल्स में। इसमें क्या करते हैं? टू प्रायोरिटाइज पेशेंट्स केयर बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कंडीशंस की जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए पेशेंट की केयर करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं उसको कि सबसे पहले किसका होगा उसके बाद में किसका होगा। अब इट इज़ ए सिस्टम यूज बाय द मेडिकल और इमरजेंसी पर्सनल टू रेशन रेशन द लिमिटेड मेडिकल रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम मेडिकल के, when the number of injured need care exceeds the resources available to perform care so as to treat the greatest number of patients possible. This is done by the sorting out patients into those who need more medical attention and those who need less medical attention. तो उसमें क्या करते हैं? हम शॉर्ट आउट कर देते हैं किसको? जिनको अगर ज़्यादा ज़रूरत है और जिनको कम है। तो ये प्रोसीजर होता है आपका इमरजेंसी मेडिकल ट्रायल्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहता प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी ए सुनामी वेव स्ट्राइक्स द कोस्ट कोल्ड एज। ये क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सुनो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सुनामी से क्वेश्चन पूछा था। एक और क्वेश्चन आगे देखिए सुनामी टॉपिक से, एक ही टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही, तभी तो पूछ रहा है। तो इसका आंसर है क्या? शॉलिंग इफेक्ट। शॉलिंग इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? जब मैंने बताया था कि कोई भी जो वेव है वहाँ से जनरेट होती है और उसकी वेवलेंथ वो धीरे धीरे वो लॉन्ग वेवलेंथ की बनती जाती है, फिर क्या वो अपने आप अपना लेवल उठाती जाती है और वो कोस से हिट करके बाद में बैक वापस आती है, तो वो होता है आपका शॉलिंग वेव्स। शॉलिंग इफेक्ट होता है, ये होता है। इसमें क्या होता है? जैसे सुनामी वेव्स बिकम्स डेंजरस when they get close to the coast। जब वो कोस्ट के पास आती है तो डेंजरस हो जाती है। the height of a tsunami wave grows larger as the water become more and more shallow in a wave shoaling process। ये हो गया वो एवोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है? जो सेलो वाटर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होता जाता है सेलो के पास आने पर धीरे धीरे। क्योंकि रीज़न क्या है इसका? जैसे कोई कोस्ट है, ये आप क्या हो गई ओशनिक क्रस्ट नीचे वाली, जबकि ये आपका कोस्ट हो गया। फिर डीप ओशन होता है, उसमें आपके काफ़ी गैप होता है पानी को फिल होने के लिए। अगर वहाँ पर अगर वेव जनरेट हो गई, यहाँ पर कोई सुनामी आ गई,
तो वो धीरे धीरे क्या करता है, फेज कोस्ट की तरफ आती जाती है और उसका इंटेंसिटी भी बढ़ता जाता है, और ओशनिक क्रस्ट है उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी की भी हाइट बढ़ती जाती है और वो हिट करती है और उसकी हाइट लगभग 30 मीटर से भी ऊपर तक चली जाती है। और वो कोस्ट पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो प्रेजेंट होता है, जो भी लोग, सबको डिस्ट्रक्शन करते हुए चली जाती है। यही होता है आपका सुनामी, और इसी को बोलते हैं शोलिंग प्रोसेस। एन इंक्रीज इन द वेव एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग इन द शोलिंग। वेव के एम्पलीट्यूड में इंक्रीज होता है वो शोलिंग होता है व्हेन waves including tsunamis run from the deep to shallow water. This is significant in coastal region. Coastal region में काफी significant. This phenomena occur because of the force from the seabed as it becomes shallow water. Shallower होता है, काफी पास आती है तब. The slope down the wave, the shallower the water, the slower the wave. ये होता है, तब वेव स्लो हो जाती है. तो ध्यान रखना आप शोलिंग वेव्स या शोलिंग इफेक्ट क्या होता है. और मैंने आपको बताया था कि सुनामी जब मिड सी में होता है, मिड सी जैसे ये वाला रीजन है, तो उसमें जो सुनामी होता है तो उसकी जो हाइट होती है वो कुछ 1 मीटर के आसपास या उससे कम ही होती है. तभी जो मिड सी में एट द टाइम सुनामी, जो भी शिप्स प्रेजेंट होती है या लोग प्रेजेंट होता है, उनको सुनामी वो महसूस भी नहीं होती. जबकि शैलो या कोस्ट पर जो लोग प्रेजेंट होते हैं उनको उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है ड्यू टू शोलिंग वेव्स इफेक्ट. एक्सक्यूशन की तरफ चलते हैं. एक्सक्यूशन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल गोल एम टू प्रमोट जेंडर इक्विटी एंड एम्पावर वुमेन. तो जेंडर इक्वलिटी के बारे में पूछा है, तो ये आपका है गोल नंबर 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5. ये ऐसा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछता है, इजी है. और मैं आपको, अगर आप बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे याद करवा दूंगा, इस पे एक अलग छोटा सा वीडियो बना दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू, ताकि आप कभी कभी नहीं भूलोगे. क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपके नेट में भी पूछा जाता है, आराम से आता है, नेट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो मेरे को बता देना अगर आप चाहते हो अलग से, अगर मैं इस पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना. तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं. द यूएन 2013 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम्स एट एरेडिकेटिंग पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एंड सीक टू रियलाइज द ह्यूमन्स राइट ऑफ ऑल एंड अचीव जेंडर इक्वलिटी. इसको लाया क्यों गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को? एक तो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए ऑल फॉर्म्स, और सीक टू रियलाइज द ह्यूमन राइट्स जो सबसे बड़ा इशू था, और अचीव करना जेंडर इक्वलिटी को. फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर कोलिशन ऑफ द 17 तो ग्लोबल गोल्स है, उसके टारगेट्स कितने 169 है टारगेट्स, और 17 है गोल. जैसे आपके अभी जो सेंडाई फ्रेमवर्क था उसमें भी गोल और टारगेट्स थे, तो वैसे ही एसडीजी में पूछ सकता है. सेट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय इन द 2050 इन द ईयर ऑफ फॉर द ईयर ऑफ 2030. तो ये रेजोल्यूशन है एसडीजी, जो रेजोल्यूशन है आपका 2015 से लेकर के 2030 तक चलेगा. इन 15 सालों में ये 17 गोल इन्होंने डिवाइड किए. तो फर्स्ट गोल क्या है आपका, नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं हो, वो आपका हो गया फर्स्ट गोल. फिर है सेकंड इज नो हंगर, अगर गरीबी नहीं होगी तो हंगर भी नहीं होगा. फिर हो गया आपका गुड हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड आ गया थर्ड. फिर क्वालिटी एजुकेशन फोर्थ. फिर जेंडर इक्वलिटी है वो आपका फिफ्थ. सिक्स है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस, जिसमें पानी, जो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए सारी पॉपुलेशन के लिए, वो इसके अंडर आता है. सैनिटेशंस भी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस गोल. सेवन इज क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी होता है 7 गोल में. फिर 8th गोल कौन सा है, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी से रिलेटेड है. फिर इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स इसके अंडर आ गया 9th गोल. 10th गोल इज रिड्यूस इनइक्वलिटी, जो भी इनइक्वलिटीज प्रेजेंट है सोसाइटी में या कंट्रीज में
उसको कम करना, ये 10th गोल में। 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ऐसी सिटीज़ डेवलप करना जो सस्टेनेबल हो, वैसी कम्युनिटीज़ भी डेवलप करना। फिर 12th कौन सा है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो या कंजम्पशन कर रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फिर 13 गोल जो हमने पढ़ा था प्रोटेक्ट द प्लेनेट या क्लाइमेट एक्शन, ये था 13 गोल। फिर 14 है आपका लाइफ बिलो वाटर, जबकि 15 है लाइफ ऑन लैंड। फिर 16 पीस एंड जस्टिस, फिर पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, 6 5 3 2 5 1 2 3 4। सबसे पहले आपको ये 6 गोल याद करने, एक ये रहा, कौन से, यहाँ तक। सबसे पहले 6 गोल याद करने, फिर आपको करने ये 5 गोल, फिर आपको ये 4 गोल याद करने, 4 गोल याद करने। तो उससे हो जाएगा 6 5 4, 6 5 4, फिर 1 और 1 हो गया। 6 + 5 + 4 + 1 + 1, 6 5 4 9 4 13, 6 5 11 4 15 16 17, हो गए 17 गोल। तो इस टाइप से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और बता देना आपको अगर याद करना हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा क्लिप, जिससे आपको याद करवा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रोविजन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपको पूछा है कि क्लाइमेट चेंज जो उस पर एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे हमारे कंट्री की तरफ से। तो इसमें क्या था कि द रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन के लिए जो भी डेवलप्ड कंट्रीज होगी वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देगी, पैसा प्रोवाइड करना, ये इसका मेन एम था। जबकि वेस्ट ऐसा करता नहीं है, लेकिन इसका गोल तो यही था। फिर इस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसके जो जो मेन हाईलाइट्स हैं, जो जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स लेके आया हूँ मैं। क्या है, द एक्सपेक्टेड की रिजल्ट वॉज एन एग्रीमेंट टू सेट ए गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग इज वेल 2 डिग्री सेल्सियस, वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो ऐसा गोल सेट करना है हमको कि जिसमें 2 डिग्री से कम ही रहे टेम्परेचर। फिर सेकेंड वन इज द एग्रीमेंट कॉल फॉर zero net anthropogenic greenhouse gases emission to be reached during the second half of the 21st century। इसमें क्या था कि जो नेट जीरो एमिशंस की डिमांड उठी थी द सेकेंड हाफ ऑफ द 21st century। थर्ड is according to the adopted version of the Paris Agreement, the parties will also pursue effort to limit the temperature increase 1.5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर राइज ये है, ये चल रहा है। फॉर दिस द 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल विल रिक्वायर्ड जीरो एमिशन समटाइम्स बिटवीन 2030 से 2015। ये इनका बोलना था वेस्ट कंट्रीज का। ये तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन आपको भी पता है कौन कितना हिपोक्रेट है, आप अच्छे से जानते हो, थोड़ा अवेयर हो इन चीज़ों के बारे में कि जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या चलता रहता है। जो बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है उसको तो पता होता ही है, लेकिन जो तैयारी नहीं करते हैं वो इन चीज़ों से अवेयर नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिनसे आपका आधा डिजास्टर मैनेजमेंट उससे ही हो जाएगा। सच बताऊँ ना, न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा सोर्स है आपके इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए और आपके एग्जाम को टारगेट करने के लिए भी ऑल्सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लोबल एग्रीमेंट अंडर द UNFCCC 2015 टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। कौन सा ग्लोबल एग्रीमेंट था, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए? तो जो ऊपर वाला था पेरिस एग्रीमेंट वही था। अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट से आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए लगातार।
है ना। करंट जो डेवलपमेंट या रिसेंट जो ट्रेंड्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट या क्लाइमेट चेंज में, करंट तो नहीं बोल सकते बट रिसेंटली जो भी पिछले 5-10 सालों में हुआ है वो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है, ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस पर हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग पर। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपके कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये किस पर हुआ था, ओजोन पर, ओजोन डिप्लेशन पर हुआ था। जबकि क्योटो के जापान में सिटी प्रेजेंट है, के जापान में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेरिस एग्रीमेंट। और ये रहा आपके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, यूएन की एक बॉडी है। अब एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द अर्थ समिट जो हुई थी 1992 में was an agreement on the climate change conventions which is turned lead to the Kyoto Protocol और Paris Agreement। ये यूएन ट्रिपल सी, यूएनएफ ट्रिपल सी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, आफ्टर द अर्थ समिट। और इसी कन्वेंशन ने, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन ने लीड किया था किसको, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जैसी बड़ी मीटिंग्स थी जो वर्ल्ड लेवल पर अरेंज की गई थी। तो उनको किसने कंडक्ट करवाया था, यूएन ट्रिपल सी ने, यूएनएफ ट्रिपल सी ने। अब इम्पोर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स ओपन फॉर द सिग्नेचर अंडर द एजिज ऑफ द अर्थ समिट आर, कौन कौन से थे इसके अंडर। एक तो कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक तो ये कन्वेंशन था। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएन डबल सी डी। फिर आपका यूएन एफ ट्रिपल सी। ये तीनों बॉडी याद रखना, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके बन सकता है, आराम से बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो 3 ये दे दे और अलग एक को दूसरी बॉडी दे दे, या फिर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कौन सा होगा, तो इन तीनों में से एक दे दे, बाकी 3 अलग बॉडी दे दे, इसी क्वेश्चन बनने का चांस डेम श्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो अकॉर्डिंग टू द आईपीसीसी व्हाट इज द एस्टिमेट राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब आईपीसीसी से भी देख लिया आप, दूसरा क्वेश्चन आया है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आईपीसीसी की फुल फॉर्म पूछी थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये था जो किसके थ्रू, बाय द कोलैबोरेशन ऑफ द यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ। यूएनईपी जो नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों के कोलैबोरेशन से आईपीसीसी का फॉर्मेशन होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आईपीसीसी का, ये गवर्नमेंट को क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो प्रोवाइड करता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर पब्लिश करता है, जिससे जो भी देश की कोई भी गवर्नमेंट होती है वो क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज डिजाइन करती है। तो ये हो गया इसका आंसर, आईपीसीसी। अब इसमें पूछा क्या है कि कितना ग्लोबल टेम्परेचर में राइज होगा या फिर हुआ अराउंड द नेक्स्ट 20 ईयर्स, अराउंड 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो हमने आगे पढ़ा था। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें क्या बोले कि हमको जो ये टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री तक बढ़ने से रोकना ही है, 1.5 डिग्री के आसपास ही रखना है। काफ़ी अच्छा मजाक है बट कोई नहीं, हमको तो एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। और जो आपका चैनल है CUTPG इसको अपने दोस्तों के बीच में फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं डिजास्टर स्टडीज़ की JNU के लिए, उन उन तक पहुँचाइए, जो भी आपके कलीग्स तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी कर रहे हो और वो भी कर रहे होंगे, आपके साथ के ही हैं। क्योंकि डिजास्टर ऐसे कोर्स है जिसमें आपके BA BSc हर कोर्स का बंदा आता है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है। और एनवायरनमेंट साइंस के भी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब बंदों को या लड़कियों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर, उन सबको बताइए अपने चैनल के बारे में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।